Assalamu alaikum, dear students, and welcome to the consumer behavior class. We are going to start our topic of learning, memory, and product positioning. So, what are the learning objectives? Describe the nature of learning and memory. Explain the types of memory and memory's role in learning. Distinguish between distinguish the different processes underlying high and low involvement learning. Summarize the factors affecting information retrieval from memory, and finally, of course, and that's also very important, understand the application of learning to brand positioning, equity, and leverage. To start with, लर्निंग एंड मेमोरी कंज्यूमर्स के लिए और मार्केटर्स के लिए काफ़ी ट्रिकी सब्जेक्ट है। ठीक है, हम जब से पैदा होते हैं अप टिल अनटिल जिस एज के अब हम अब हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग न्यू एंड न्यू थिंग्स। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। बिकॉज अगर टू स्टार्ट विद आपको एक्सप्लेन करूं कि समटाइम्स इट इज़ वेरी हार्ड टू अनलर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। हालांकि हमें ये पता भी लग जाए कि दैट इज़ अ फॉल्स और दैट इज़ ऑफ नो यूज और दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्ट, इवन देन जब हम कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं, हमारे जहन में वो बैठ जाती है, हमारी मेमोरीज में स्टोर हो जाती हैं, तो उनको वहां से हटाना अक्सर एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। मार्केटर्स को एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक दफा उनकी प्रोडक्ट या कोई और प्रोडक्ट एक खास पोजीशन उसने लोगों के जहन में हासिल कर ली, उसको किस तरीके से वहां पे चेंज करें। और कई दफा बड़ी बिजार किस्म की फनी किस्म की मिथ्स होती हैं जो लोगों में मशहूर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे माशरे में भी बहुत सारी मिथ्स फैली हुई हैं कि अगर आप फिश के साथ मिल्क यूज करेंगे तो यू मे गेट सम रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप को लेट नाइट फॉर एग्जांपल फल नहीं खाना चाहिए, या इस किस्म की कुछ मिथ्स होती हैं। ठीक है, खाने पीने के हिसाब से ज़्यादा होती हैं। या फिर अगर जूती उल्टी पड़ी हो तो बैड लक, या काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बैड लक, इस किस्म की चीज़ भी होती है। अच्छा, अब मार्केटर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे बटन्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बटन्स हमने हमेशा बचपन से सीखा है कि व्हेन एवर वी प्रेस अ बटन, चाहे वो कोई वीडियो गेम हो, चाहे वो कोई डोर हो, ठीक है, चाहे वो कोई टीवी हो, बटन्स आर ऑलवेज देयर टू डू समथिंग। तो अक्सर जो हमारे मुल्क में तो ये रिवाज नहीं है कि बहुत सारी डेवलप्ड नेशंस में जो क्रॉस वॉक्स या जेब्रा क्रॉसिंग्स होती हैं वहां पे बटन्स लगे होते हैं, एंड पीपल एंडलेसली पुश देम कि जी इससे कुछ होगा। हालांकि बहुत सारी जगहों पे वो बटन्स अटैच भी नहीं होते किसी चीज से। ठीक है, इसी तरह कुछ नॉइजेज हैं जो हमने सीख लिया जी वो जरूर होनी चाहिए उस चीज के साथ अटैच। इसीलिए आपको पता है कि आपके मोबाइल फोन कैमरास के अंदर, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन ट्रेडिशनल जो कि कैमरा में क्लिक की आवाज आती थी, एक शटर बंद होने की आवाज आती थी, जो स्पेशली जो डीएसएलआर कैमरास होते हैं, तो उस लिए मोबाइल्स में भी उन्होंने ये आवाज इंस्टॉल कर दी कि आप जब भी कोई तस्वीर खींचें, बाय डिफॉल्ट अनटिल अनलेस आप उसको म्यूट ना कर दें, एक आवाज आती है शटर की, एंड इट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल एक्शन। सिमिलरली कार्स, कार्स में भी एक साउंड होती है इंजन्स की, कंबस्टन इंजन्स। सिंस मोर देन 100 years से जो कार्स हैं वो कंबस्टन इंजन्स पे चल रही हैं, जिनकी एक साउंड होती है, एंड पीपल आर अकस्टम्ड टू हियर दो साउंड्स। अब आजकल जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं दे आर एक्चुअली साउंडलेस, उनमें साउंड्स नहीं होती। तो कंपनीज को, इवन जैसे निसान की एग्जांपल दी गई है कि निसान ने जो हाइब्रिड कार बनाई वो इतनी क्वाइट थी कि ड्राइवर ये नहीं बता सकता था कि उसकी कार चल रही है कि नहीं चल रही। तो देयर वाज सम फिजिटिंग ऑन द कस्टमर साइड, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसका जो स्पीकर्स थे उसके अंदर एक साउंड लगा दी जो एक इंजन की साउंड की तरह सुनाई देती थी। और इसी तरीके से मोटरसाइकिल्स जो बनाई गई, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल रोरिंग साउंड ऐड करती है, जैसे ही आप रेस करते वो साउंड बढ़ जाती। तो ये एग्जाम्पल हमें ये बताती है कि लर्निंग एंड मेमोरी, एंड देयर आर सम थेरीज ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, जैसे कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, या कॉग्निटिव थेरीज, ये सब के सब मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
एंड ऑब्वियसली इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कोर्स में भी डिस्कस किए थे और उनकी कॉन्सेप्ट को ओवरलैप करेंगे बट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटिंग. Nature of learning and memory. Learning and memories goes hand in hand. Whatever the behaviors and whatever you have learned actually is stored in your memory. कंजम्पशन प्रोसेस के लिए लर्निंग एक बड़ा एसेंशियल फैक्टर है क्योंकि बहुत सारा कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअली एक लर्न बिहेवियर है जो ओवर द टाइम लोगों ने एटीट्यूड्स, वैल्यूज, टेस्ट, ठीक है, बिहेवियर्स, प्रेफरेंसेस, मीनिंग्स ऑफ सर्टेन सिंबल्स और फीलिंग्स जो एक्वायर किए होते हैं वो लर्निंग के थ्रू ही होते हैं. आपका कल्चर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, मीडिया और ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग, ये वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं हमें जो किसी भी बंदे के वो कैसा लाइफस्टाइल चाहता है, वो कैसा प्रोडक्ट चाहता है, वो कैसा एक्सपीरियंस चाहता है, इस चीज को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल the type of movies that you watch, for instance, is influenced by so many factors. Your friends, आपकी फैमिली में घर में कौन सी मूवीज देखी जाती थी. अच्छा, हो सकता है आप उनसे डिफरेंट मूवीज देखते हो, इसका मतलब है यू आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अदर फैक्टर, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी what you read online, the types of groups you have joined. तो ये सारी वो चीजें हैं जो इस चीज को अफेक्ट करती हैं और वो आपकी लर्निंग है. और वो चीज क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर. We define learning as any change in the content or organization of long-term behavior or memory. ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे रिवाइज करें तो हमने कहा था इट इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसलिए ऐड कर दिया बिकॉज हमने उसको रिलेट करना है विद हाउ थिंग्स आर स्टोर्ड इन योर माइंड और हाउ दे आर इट रिट्रीव लेटर ऑन. आपके जहन में चीजें स्टोर कैसे होती हैं और रिट्रीव कैसे होती हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमने ज्यादा फोकस बिहेवियर्स पे करना था. ठीक है, वहां पे हमारा मकसद थोड़ा डिफरेंट था, दैट इज वाई. लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में सेम ही है. अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये कहा था कि परसेप्शन बिल्डअप होती है जब व्हेन यू गेट अ स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड यू परसीव्ड इट, you transform it into information and then it is stored in your memory. So basically जो एक्टिविटीज 4 हमने अगर आपको याद हो एक फ्लो चार्ट सा बनाया था, दैट वाज एक्सपोजर, अटेंशन, इंटरप्रिटेशन. सो एक्सपोजर, अटेंशन, इंटरप्रिटेशन, ये तो वो 3 चीजें थी जो परसेप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं. एंड लास्टली इज मेमोरी. So, जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स जो हमारे माइंड ब्रेन में होते हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग को हैंडल करते हैं. ठीक है, अब जो आपका सबसे पहले परसेप्चुअल सिस्टम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो इंफॉर्मेशन इनटेक करता है थ्रू एक्सपोजर एंड अटेंशन. और ये इंफॉर्मेशन इनटेक जो होती है ये कॉन्शियसली भी हो सकती है और अनकॉन्शियस भी हो सकती है, इंटेंशनल भी हो सकती है और अनइंटेंशनल भी हो सकती है. अच्छा, उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच डील्स विद टेम्पररी होल्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. यानी ये थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है जब तक वो इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होती है, या तो वो बाहर निकल जाती है, उसकी जरूरत नहीं फील करता माइंड, या हम उसको अटेंशन में नहीं लेके आते, या फिर वो ट्रांसफर हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में. ठीक है, और फिर जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी चीज या इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, basically that is stored in the long term memory and that information is then retrieved to be used in the decisions that you are going to make. ठीक है, so ये processes जो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, जो basically learning process और फिर learning outcome, obviously that is purchase and use of behavior, ये highly interrelated है. ठीक है, अब जैसे कंज्यूमर है वो नोटिस करता है कि उसका जो फेवरेट ड्रिंक जो फिजी ड्रिंक है जैसे कोक है, वो स्टोर के शेल्फ में जब वो जाता है शॉपिंग करने वहां पे पड़ी हुई है. ठीक है, अच्छा, फिर वो सोडा की जो करंट प्राइस है
वो देखता है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, वो उसके प्रोसेसर सिस्टम में भेजता है उसको प्रोसेस करने के लिए, और फिर सोचता है यार कि ये जो प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है ये तो उससे कम है जो पहले उसकी प्राइस होती थी, ठीक है। और इसका मतलब है कि विंटर्स हैं, आजकल ड्रिंक्स की प्राइस कम होती है, अब उसके उस प्राइस परसेप्शन जो उस सोडा ड्रिंक की है वो उसकी मेमोरी में अपडेट हो जाएगी। अगर वो सोडा उसको रिक्वायर्ड है, वो घर में शायद वो रेगुलरली पीता है और वो घर में खत्म हो गया है, तो देयर इज अ चांस कि उसको परचेज कर लेगा। अच्छा, लेकिन अभी रिसेंटली उसने टेस्ट कराए हैं तो उसको पता चल रहा है कि उसकी शुगर हाई है, तो वो कहेगा नहीं यार रहने देते हैं, अब ये सोडा इस टाइम मैंने नहीं पीना, जब कोई पार्टी होगी तब मैं पी लूंगा। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन विच यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, यू आर स्टोरिंग इट इनटू मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो यूज हो रहा है ताकि आप उस पर कोई अटेंशन डाइवर्ट करें, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी मेमोरी से वो जा रहा है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम यू आर मेकिंग अ डिसीजन देन यू आर एक्चुअली यूजिंग दैट मेमोरी। So if we discuss about memory's role in learning, तो we should be aware कि memory आपके जो प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस है उसका एक टोटल एक स्टोरेज है, एक टोटल एक्यूमुलेशन जो आपके ब्रेन में हुई हुई है। जैसे हमने फिगर में देखा प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में, कि मेमोरी इज क्रिटिकल टू लर्निंग, ठीक है। इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये कोई फिजियोलॉजिकल डिफरेंट चीज नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि किस तरीके से ब्रेन काम करता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का दूसरा नाम वर्किंग मेमोरी भी है। ये वो चीज है जो आप हर वक्त जिंदा है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको प्रोसेस कर रही है, लाइक अ रैम। हाँ, इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है रैम की, कि जैसे कंप्यूटर की रैम होती है जिसमें हर वक्त कोई प्रोग्राम चलाने के लिए आपको उस रैम में लोड करना पड़ता है फ्रॉम योर हार्ड डिस्क, तो इट इज दैट काइंड ऑफ मेमोरी, ठीक है। और ये जब भी यू आर अवेयर, ठीक है, अभी आप उसको यूज कर रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है, अ पार्ट ऑफ इट is actually forgotten, a part of it will be going to your long term memory, or second is your long term memory, it is that portion of total memory that is basically used for permanent information storage like a hard disk, ठीक है। और इसमें टाइप्स होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इट कैन बी डेक्लेरेटिव मेमोरी और इट कैन बी प्रोसीजरल मेमोरी। डेक्लेरेटिव प्रोसीजरल मेमोरी इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं होती मार्केटर्स के लिए, लेकिन उसकी भी एक जरूरत है। लेकिन जो डेक्लेरेटिव मेमोरीज होती हैं उसके अंदर फिर सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सिमेंटिक मेमोरी डील विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एपिसोडिक मेमोरीज डील विद इवेंट्स एंड हैपनिंग्स, ठीक है। किसी भी टाइम में किसी भी प्लेस में कोई भी इवेंट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द एपिसोडिक मेमोरी। सो लेट अस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द शॉर्ट टर्म मेमोरी। जस्ट अज्यूम कि आपकी यू आर सेंसिंग समथिंग फ्रॉम द एटमोस्फियर, ठीक है, कोई एक्सपोजर है, आप चीज को सेंस कर रहे हैं। अब सेंस किस तरह होता है, आपके 5 सेंसेस हैं, यू आर यूजिंग एनी वन ऑफ देम, ओके। आपने देखा यू आर ट्रेवलिंग और आपने देखा एक थंडरस्टॉर्म, नो दैट इज जस्ट एन ऑर्डिनरी थंडरस्टॉर्म जो आपकी सेंसरी मेमोरी में आया, यानी कि आपने सेंस किया उसको। अब वहां से हो सकता है आपने उसकी तरफ अटेंशन डाइवर्ट ना की हो, बिकॉज दैट्स जस्ट अ थंडरस्टॉर्म, तो इमीडिएटली विद इन फ्यू, लाइक विद इन अ मोमेंट, एक सेकंड या उससे भी कम दौरानिए में वो आपके उस सेंसरी मेमोरी से निकल जाएगा। लेकिन देर इज अ चांस कि वो थोड़ा सा एक यूनिक किस्म का थंडर है, या बिल्कुल उसकी जिसे कहते हैं कि इट्स डिफरेंट इन शेप, आपने से पहले वो नहीं देखा, सो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने उसकी तरफ अटेंशन डाइवर्ट की। अब जब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ आ गया तो फिर आपने उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया और आपने फिर सोचा कि इज इट समथिंग दैट कैन बी डेंजरस टू मी, आई एम ट्रेवलिंग, क्या मुझे कहीं रुक जाना चाहिए? अब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी ने आपकी वर्किंग मेमोरी का भी काम करना शुरू कर दिया, लाइक अ कंप्यूटर फाइल दैट इज करंटली इन यूज एंड लोडेड इन द रैम। अब आपने साथ अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और लर्निंग जो है उनको लोड किया। वो क्या था कि यू हर्ड ऑफ अ पर्सन हु वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, तो आपने कहा ये जो लाइटनिंग है इज इट लाइक दिस, कि मुझे ये डिस्टर्ब कर सके। फिर आपने आपके जहन में कहीं ये भी स्टोर था कि नहीं, मैंने जहां पहुंचना है वहां पे पहुंचना जरूरी है, आई कैन टेक दैट रिस्क,
या आपने सोचा कि 1000 में से 1 या 2 पीपल होंगे शायद, या 1 मिलियन में से 1 या 2 पीपल होंगे जो लाइटनिंग जिन्हें स्ट्रक करे, वट एवर इज स्टोर्ड इन यू, उसको प्रोसेस करके आपने एक डिसीजन किया एंड यू लेट इट गो फ्रॉम योर माइंड। ठीक है। अब एसटीएम में भी ऐसे ही होता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो होल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन इतनी देर के लिए कि उसको एनालाइज और इंटरप्रेट कर दें, और फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसी और सिस्टम में, या तो उसको उसमें कोई बिहेवियर होता है, कोई एक्शन लेते हैं, और या फिर उसको एलटीएम यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। सो इट्स एन एक्टिव एंड डायनेमिक प्रोसेस, इट्स नॉट अ स्टैटिक थिंग। एसटीएम और शॉर्ट टर्म मेमोरी की कुछ खसूसियात हैं, यू शुड कीप इन दैट इन माइंड। नंबर 1, एसटीएम इज शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन एसटीएम में है ना वो बहुत जल्दी निकल जाती है, अराउंड, कीप दिस इन माइंड, 15 to 25 सेकेंड। उसके बाद या तो वो निकल जानी है एसटीएम से, या फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। रिसर्च ने देखा कि प्राइसेस के लिए जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है दैट इज 3.7 सेकेंड्स ऑन एवरेज। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्राइस अगर कोई कस्टमर देखता है, या तो उसको याद कर ले लॉन्ग टर्म मेमोरी में, या वो उसके ज़हन से निकल जाएगी। द शॉर्ट लिव्ड नेचर ऑफ एसटीएम मींस कि कंज्यूमर्स मस्ट कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश इंफॉर्मेशन। किस तरह वो इसको रिफ्रेश कर सकते हैं? बाय रिहर्सल, मेंटेनेंस रिहर्सल। अच्छा, एक दो दफा रिपीट करें। ठीक है। वो जो मेंटेनेंस रिहर्सल है उसका मतलब ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अपने ज़हन में रिपीट करें, सो दैट यू आर एबल टू ट्रांसफर इट टू एलटीएम। ठीक है। और यही वजह होती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो यू आर रिपीटिंग दैट सेवरल टाइम्स इन एन एग्जाम्स, ताकि वो आपके जहन में बैठ जाए। मार्केटर्स क्या करते हैं? मार्केटर्स ब्रांड नेम्स को रिपीट करवाते हैं बार बार, सो दैट दे आर स्टोर्ड इन एलटीएम, वो एसटीएम से एलटीएम में शिफ्ट हो जाए। ठीक है। वो जो चीज उन्होंने हाईलाइट करनी होती है उसको रिपीट करवाते हैं ताकि वो एसटीएम से एलटीएम में शिफ्ट हो जाए। सेकेंडली, एसटीएम हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी। ठीक है। उसमें सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है जो एक वक्त में देखा गया है कि ऑलमोस्ट 5 to 9 बिट्स पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो सकते हैं। ऑन एवरेज आप इसको 7 का लें, यानी 7 के चंक्स जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं एक बारी में, या वो 7 नंबर्स होंगे, या वो मल्टीपल्स ऑफ 7 हो सकते हैं अगर आप उसके चंक्स बड़े बड़े बना लें। जिस तरीके से 21 नंबर्स हैं तो आप उनको 333 के चंक्स में बना लें, वो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन के पर्सन जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन एक बारी में एक लिमिटेड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो सकती है उसके अंदर। फिर ये है कि एसटीएम में एलैबोरेटिव एक्टिविटीज हो रही होती हैं। एलैबोरेटिव एक्टिविटी का मतलब ये है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन एलैबोरेटिव प्रोसेस, वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी हो रही होती है, तो जैसे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि वो बहुत सारे काम एक टाइम में परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। जो वर्किंग मेमोरी है उसकी बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ है। तो क्या है कि प्रीवियसली स्टोर्ड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं, फीलिंग्स हैं, ये जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपकी जो परसेप्चुअल मेमोरीज हैं, आपको ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज हैं, लिंग्विस्टिक एंड सेमेंटिक्स हैं, विजुअल नॉलेज है, डिक्लेरेटिव नॉलेज है, हैबिट्स एंड मोटर स्किल्स हैं। ठीक है। उनको भी पिकअप कर रहा है। ठीक है। और वहां से वो जो सेंसेस से न्यू डाटा आ रहा है उसको भी पिकअप कर रहा है, और फिर वो विद योर सेंट्रल एग्जेक्टिव यूनिट, यानी जो डिसीजन मेकिंग का यूनिट है आपका ब्रेन में, उसको डाटा सप्लाई कर रहा है, और वो फिर उसको रिटर्न में डाटा सप्लाई करके कोई ना कोई एक्शन या तो परफॉर्म करा रहा है या फिर कोई न्यू मेमोरी जो है उसको स्टोर कर रहा है। तो इट्स दिस इज बेसिकली व्हेन वी से there is a lot of elaborative activity that is going on in a working memory or a short term memory. So as we were discussing that STM, because it's a working memory where information is analyzed, categorized and interpreted, so it has elaborative activities to do. Those elaborative activities are actually the use of previously stored experiences, values, attitudes, beliefs and feelings, so that we can interpret and evaluate information within the working memory, and as well as to add relevant previously stored information. Right. So we are also using the memories that are already stored, and we are also storing the new memories, and we are also adding elements, as well as also doing some, making some decision or doing some behavior based upon whatever decision is taken by our central executive or our
brain's decision making system. So we are not going to go into details how brain makes decisions. So we need to understand that elaborative activities include both the concepts as well as the imagery. अच्छा, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली आप जो मीनिंग्स देते हैं किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को, किसी भी एडवर्टीजमेंट को, किसी भी मैसेज को, दोज आर द कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स इज बेसिकली जिस तरह किसी वर्ड को मीनिंग हम डिक्शनरी में से फाइंड करते हैं, इस तरह हर कॉन्सेप्ट का एक मीनिंग होता है. भी ये टैग लाइन का क्या मतलब है, इस पिक्चर का क्या मतलब है, ये क्या मैसेज मिल रहा है हमें इस पर्टिकुलर एड से. एंड सेकेंड इज इमेजरी. Imagery basically involves the concrete sensory representation of the ideas, feelings और objects. ठीक है. अब imagery जो हम अपने mind में बनाते हैं so that we can recall the actual sensory images. और ये sensory images का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ pictorial images. It can be in the form of sight और smell और taste और touch sensations. ये different किस्म की हो सकती हैं. ज़्यादातर obviously ये जो sensory imagery होती है वो audio और साइट की होती है, लेकिन इट कैन बी ऑफ अदर एक्सपीरियंसेस एज वेल. जो वो जो कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन हम किसी भी आइडिया या फीलिंग जो ऑब्जेक्ट की अपने माइंड में बनाते हैं, दैट इज इमेजरी. अच्छा, अब एडवर्टीजमेंट में जो पिक्चर्स यूज होती हैं दे कैन इंक्रीज, ऑब्वियसली दे इंक्रीज ओवर इमेजरी. ठीक है. और स्पेसिफिकली वो पिक्चर्स जितनी क्लियर होंगी, जितनी कंट्रास्ट उनका बेहतर होगा, जितना उनका उनके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट है वो जितनी ज्यादा डिटेल्ड होगी, उतनी ही ज्यादा बेहतर इमेजरी बनेगी. ठीक है. और इसलिए हम कहते हैं कि अ पिक्चर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी. ठीक है. तो लेकिन सिर्फ पिक्चर ही इमेजरी नहीं इंक्रीज करती, कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस भी ऐसे हम यूज कर सकते हैं. इवन ऑडियो में भी हम यूज कर सकते हैं. वर्बली जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन इट और फील इट और पिक्चर इट. अच्छा, अब यहाँ पे ये भी हमें देखना होता है कि जो ऑडियंस है वो ज्यादा किस चीज को प्रेफर करती है. देयर आर सम ऑडियंस विच प्रेफर द इमेजेस, वेयर एज देयर आर सम ऑडियंस हु आर मोर इनटू द ऑडियो. वो साउंड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं. और अक्सर ऐसे लोग जो आपको कहेंगे कि सुने जरा या बात सुने, ठीक है, या देखें इधर. अब जो कहेगा देखें इधर, इसका मतलब है इज मोर इनटू द पिक्चर फॉर्म. जो कहेगा सुने इज मोर इनटू द ऑडियो फॉर्म. और कुछ लोग होते हैं जो फीलिंग्स को ज्यादा स्टोर करते हैं अपने माइंड में. ठीक है. दे आर मोर इनटू द फीलिंग पार्ट ऑफ, तो वो जस्ट फील इट काइंड ऑफ अ थिंग भी आप एड्स में ऐड कर सकते हैं. सो मार्केटर्स नीड टू मेक श्योर कि वर्ड्स और पिक्चर्स बेसिकली एड में बिल्कुल एक सिंक्रनी में हो. ठीक है. अब ये पॉसिबिलिटी है इफ द एड इज अ टेक्स्ट विच आर वेरी एंगेजिंग. ठीक है. इस तरह का आप उसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं कि जिसमें इमेजिंग प्रोसेसिंग बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगा रहे हैं दैट इज वेरी बोरिंग एंड इररेलेवेंट टू योर प्रोडक्ट्स. तो इसका नतीजा ये होगा योर कंज्यूमर्स विल बी दे विल बी टर्न्ड ऑफ बाय द मैसेज. ठीक है. और फिर वो उस ब्रांड की तरफ इतने मुतवज्जो नहीं होंगे. सो द पिक्चर्स एंड द वर्ड्स दैट आर इन योर एडवर्टीजमेंट एज वेल एज द वर्बल मैसेज जो टीवी कमर्शियल्स में होते हैं, दे शुड बी इन सिंक्रोनी. अच्छा, अब ये जो इमेजरी और कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की है, इसका बेसिकली जो रिलेशनशिप बनता है लर्निंग और मेमोरी के साथ इज द एक्सटेंट ऑफ एलेबरेशन. ठीक है. ये कितनी एलेबरेटिव है, ताकि एलेबरेशन क्या करता है, ये चांसेस बढ़ा देता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो LTM से STM से LTM में ट्रांसफर हो जाए. ठीक है. यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाए, ताकि बाद में वो आराम से रिट्रीव हो सके. ठीक है. और वो रिट्रीव ऑब्वियसली फिर मार्केटर नहीं करानी है उसको बाय कॉन्स्टेंटली प्रोसेसिंग द एडवर्टाइजमेंट सच अ वे कि अटेंशन आपकी प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो. अच्छा, अब ये एलेबरेशन कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है कंज्यूमर मोटिवेशन से और कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट से, जो हम आगे चल के चीजें डिस्कस करेंगे. सो जितना ज्यादा कंज्यूमर इन्वॉल्व होगा या इंटरेस्टेड होगा ब्रांड में या प्रोडक्ट में या जो मैसेज मिल रहा है, उतनी ही ज्यादा उसकी एलेबरेशन बढ़ेगी और उतनी ही ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि वो मैसेज जो है वो STM से LTM के अंदर ट्रांसफर हो जाए.
नो दिस इज एड ऑफ अ फर्म अ ब्रांड ऑन स्टार, ठीक है, जिसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें कंज्यूमर्स जो हैं वो अपनी ड्राइविंग करते हुए कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसी डिवाइस प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल जो कार में फिट हो जाती है और वो वॉइस एक्टिवेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ड्राइवर्स को, सच एज हैंड्स फ्री कॉलिंग कैपेबिलिटीज या इंटरनेट एक्सेस डायरेक्शंस के लिए, मैप्स के लिए, और इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट और अ फ्लैट टायर और अ कार थेफ्ट यू कैन आल्सो रिसीव हेल्प, ठीक है। अब बात यह है कि obviously it's an important service and you need to send this message to your potential consumers. So the nature of that message is how it is presented. How it is presented, how the advertisement is presented, how the picture that is shown, the message that is written will influence the nature of the elaborative activities that will occur. और फिर that will determine कि ये प्रोडक्ट कैसे रिमेंबर होगी कंज्यूमर्स को, उनकी मेमोरी में कैसे स्टोर होगी। सो ये आपके सामने जो एडवर्टीजमेंट है ये शो कर रहा है हाउ द एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कैन वर्क टुगेदर टू एनहांस आवर एलेबरेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एलेबरेशन आप अगर इसमें देखें कि इसके अंदर ऐसे पिक्चर भी ऐसी है जो अटेंशन डाइवर्ट कर रही है और मैसेज भी इतना क्लियर उसके अंदर लिखा हुआ है फॉर द टाइम यू कांट प्लान अहेड, कि बहुत रीडेबल भी है और कंज्यूमर्स को जो है वो एक मैसेज भी पहुंच रहा है कि व्हाई दिस इज एन इम्पोर्टेंट, जस्ट अ वन लाइनर। सो वन लाइनर्स कैन ऑलवेज ग्रैब योर अटेंशन with a good picture in the background, or it is very easy for these kind of messages to get stored into your long term memory. So just to reiterate कि how the process of memory is working, आपको कोई स्टिमुलाई या इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, आपके सेंसेस उसको पिकअप करते हैं, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपकी सेंसरी मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। और वो सेंसरी ऑफ कोर्स 5 सेंसेस की जैसे हमने बात की, टिपिकली जब आप उसकी तरफ एक अटेंशन नहीं देते वो आपकी सेंसरी मेमोरी से निकल जाती है, लेकिन अगर अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट करते हैं तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी 15 टू 25 सेकेंड इज जस्ट एन एवरेज टाइम, और एट अ टाइम ये ऑलमोस्ट 5 to 9 बिट्स ऑफ पीसेस जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है। सो इट्स ऑलवेज अपडेटिंग इटसेल्फ, कॉन्टिन्यूसली अपडेटिंग इटसेल्फ। फिर रेपिटेटिव रिहर्सल के जरिए यू कैन रिटेन दैट इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एलेबरेटिव रिहर्सल के जरिए यू मूव दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। और एलेबरेटिव रिहर्सल डज नॉट ऑलवेज मीन कि यू नीड टू रिपीट दैट इंफॉर्मेशन लाउडली, आप अपने माइंड में भी जब उसको रिपीट करते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज बेसिकली अ स्टोर हाउस ऑफ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एंड परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। इट कैन स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक योर हार्ड डिस्क। ऑब्वियसली हार्ड डिस्क की एक कैपेसिटी होती है, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की ऐसा कोई कैपेसिटी नहीं होती, आल्दो यू टेंड टू फॉरगेट इंफॉर्मेशन ड्यू टू सर्टेन रीजंस। लेकिन होता ये कि लॉन्ग टर्म मेमोरी इज फील्ड एंड कोडेड सो दैट वी कैन रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन व्हेन वी नीड इट। इट कैन स्टोर न्यूमरस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे, जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, डिसीजंस, रूल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, अफेक्टिव और इमोशनल स्टेट्स हैं, इवन इमोशंस को भी वो स्टोर करती है, ठीक है। इवन आपका जो नॉलेज है उसको वो स्टोर करती है, आपके जो स्किल्स हैं जो आप सीखते हैं वो उनको स्टोर करती है, और एज आपके जो इवन मोटर फंक्शंस हैं तो वो भी स्टोर है, आपने चलना कैसे है, आपने बात कैसे करनी है, ठीक है। तो इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वन टाइप इज द डेक्लेरेटिव मेमोरी, जिसमें मार्केटर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड द सेकंड टाइप इज द प्रोसीजरल मेमोरी, योर स्किल्स एंड योर हैबिट्स। ऑब्वियसली दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स, लेकिन जो ज्यादा फोकस आपके एडवर्टाइजमेंट में होता है वो आपकी डेक्लेरेटिव मेमोरी पे हो रहा होता है, जिसकी दो टाइप्स हैं, दैट इज सेमेंटिक मेमोरी, दैट इज जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज जो है दैट इज पार्ट ऑफ सेमेंटिक मेमोरी, एंड योर एपिसोडिक मेमोरी विच इज एक्चुअली योर पर्सनल नॉलेज, ठीक है। और एक्चुअली हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एपिसोडिक मेमोरी इज एक्चुअली अ मेमोरी ऑफ इवेंट्स, अ मेमोरी ऑफ समथिंग हैपनिंग, ठीक है, दैट इज मोस्टली योर सिमेंटिक मेमोरी।
So as I mentioned in the previous slide, that marketers are particularly interested in semantic memory. Semantic memory is a type of declarative memory. Lekin semantic memory is that portion of the memory which contains the basic knowledge and feelings an individual has about a concept. जैसे हम कहते हैं that is a factual knowledge. ठीक है. अब अब वो पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में और किसी इवेंट के बारे में एट द सिंपलेस्ट लेवल, फॉर एग्जांपल एट अ न्यूमेरिक लेवल, या उसकी कैटेगरी के बारे में कि दिस इज अ कार विच इज अ लग्जरी कार, दिस इज अ कार विच इज ऑल पर्पस व्हीकल, दिस कार हैज अ यू नो इंजन कैपेसिटी ऑफ 1000 cc और 1300 cc. ठीक है. तो द प्राइस is a semantic memory as well. Another type of memory which is of a greater interest to marketers is episodic memory. अब episodic memory क्या होता है? It's a memory of a sequence of events in which a person participated. अच्छा, अब ये जो memories, जो personal memories होती हैं, for example your date of graduation or your graduation, ठीक है, or you are learning to drive, or you attended a party or something like that, जिसमें एक इवेंट्स हो रहे हैं जो आपके जहन में रह गए हैं. अब ये इवेंट्स जो है ना, इनमें से इमोशंस भी शामिल होते हैं, और दूसरा ये कि दे हैव अ वेरी शार्प इमेजरी एंड फीलिंग्स. अब जहाँ इमेजरी और फीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, वहां पे मार्केटर्स क्या अटेम्प्ट करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनके एपिसोडिक मेमोरीज एवोक हों व्हेन दे एनकाउंटर देयर ब्रांड और देयर प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट और ब्रांड को मेमोराइज करें इन एसोसिएशन विद द पॉजिटिव फीलिंग्स जो वो जनरेट करते हैं along with the brand. ठीक है. Another type of episodic memory is called a flash bulb memory. A flash bulb memory क्या होती है? It's an accurate memory for the circumstances that surrounds a surprising and novel event. ठीक है, जैसे आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं कि it's about an earthquake, and I think आई एम नॉट श्योर, पाकिस्तान में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं, लेकिन 2005 में जो अर्थक्वेक आया था दैट वाज वन ऑफ द दोज के जो काफ़ी अच्छे तरीके से आई कैन रिकॉल, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द डेडलीस्ट, और उसको मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया. ठीक है. सो द की एस्पेक्ट ऑफ फ्लैश बल्ब मेमोरीज आर के दे आर विविडली डिटेल्ड एंड देयरफॉर हाईली एंड्यूरिंग ओवर टाइम. ठीक है. विद द टाइम आपको बहुत सारी और डिटेल्स भूल जाती हैं, लेकिन फ्लैश बल्ब मेमोरीज जो हैं आपके जहन में काफ़ी हद तक बड़ी डिटेल के साथ वो एक्सपीरियंसेस रह जाती हैं. Secondly, they contain specific situational details about locations, peoples, activities, and felt emotions. Third is that they are held with a high degree of confidence. आपके माइंड में वो बहुत जिससे आपको ना बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मुझसे कोई भी उस चीज़ के बारे में पूछेगा, आई कैन एग्जैक्टली टेल देम, और मैं उसको रिप्रोड्यूस कर सकूंगा. एंड दे आर परसीव्ड एज स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम मेमोरीज ऑफ ऑर्डिनरी और सिंपल एक्सपीरियंसेस. तो मार्केटर्स आर नॉट वरीड अबाउट कि जी एलटीएम में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. बेसिकली दे आर एक्चुअली मोर कंसर्न्ड अबाउट ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कैसे होती है आपकी एलटीएम में, सो दैट उसको एक्सेस करके या उसको इन्फ्लुएंस करके मार्केटर्स अपनी प्रोडक्ट को एट हायर पोजीशन और एट मोर एक्सेसिबल एंड रिट्रीवेबल पोजीशन में एलटीएम में स्टोर कराएं. कॉन्सेप्ट्स और एपिसोड्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि वो एसोसिएट कर सके मीनिंग्स जो उसके अराउंड चीज़ें आती हैं. ठीक है. और वो मीनिंग्स किस तरह एसोसिएट करता है. जैसे आप लोग ये समझें कि मेमोरी जो हमारे अंदर स्टोर होती है ये कोई ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं है. जैसे आप किसी भी चीज़ को बिट्स एंड पीसेस में कन्वर्ट करके या बाइट्स में कन्वर्ट करके जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, ये ऐसे स्टोर नहीं होती. वो एक सब्जेक्टिव मेमोरी होती है. ठीक है. और सब्जेक्टिव मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपके जहन में हर नई आने वाली मेमोरी जो पुराने कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में स्टोर होते हैं, ठीक है, और जो आपने परसेप्शंस बनाई होती हैं चीज़ों की, उनके ऊपर ऐड होके उसकी कंसिस्टेंसी में स्टोर होती है. और किसी भी चीज़ के बारे में जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपकी मेमोरी में बना होता है दैट इज कॉल्ड अ स्कीमा, जिसको हम कभी कभी नॉलेज स्ट्रक्चर भी कहते हैं. Basically, schemas are defined as those organized bodies of information
which are stored in memory, and they actually bias the way new information is interpreted, stored and recalled. तो हमने स्कीमास का कॉन्सेप्ट जो है वो परसेप्शन में भी यूज करते हैं कि आपकी किसी चीज की जो परसेप्शन है वो अफेक्ट करती है आपके स्कीमास जो ऑलरेडी आपकी मेमोरी में डेवलप्ड होते हैं। अब होता यह है कि जब आपके स्कीमास या स्कीमेटिक मेमोरी जिसे हम कहते हैं, और नॉलेज स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं, ये किसी भी ब्रांड के बारे में ऑलरेडी बना होता है और उसके अंदर जो नई इंफॉर्मेशन आती है वो उसके ऊपर ही ऐड होती है इनकंसिस्टेंसी। स्कीमास की एग्जांपल इस तरह भी हम ले सकते हैं, लाइक देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको हम डिसलाइक करते हैं। फॉर इंस्टेंस, क्यों करते हैं उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर व्हाट यू से कि उनके खिलाफ नफरत है, वो फैलाई गई है आपके जहन में, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम लाइक करते हैं, क्यों लाइक करते हैं? बिकॉज वी आर टोल्ड दे आर लाइक दैट। ठीक है, सो स्कीमास आर एक्चुअली ऑलरेडी इंफॉर्मेशन और नॉलेज स्ट्रक्चर्स दैट आर इन योर मेमोरी, और हर नई आने वाली मेमोरी उस स्कीमा की कंसिस्टेंसी में स्टोर होती है उसमें। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी एन एग्जांपल कि किस तरीके से कि माउंटेन ड्यू का एक स्कीमा आपके माइंड में ऑलरेडी क्रिएट हो सकता है। अगर किसी ब्रांड के पर्सपेक्टिव से या प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो हाइपोथेटिकल मेमोरी स्कीमास किसी के माइंड में बने होते हैं उनमें क्या होता है, उस ब्रांड की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस ब्रांड की यूजेज होती है, वो किस सिचुएशन में यूज है, किस मकसद के लिए यूज है। ठीक है, उस ब्रांड्स की आपकी जो एक फीलिंग्स उसकी तरफ एसोसिएटेड होती हैं, उस ब्रांड्स में आपको उसने फ़ायदा दिया, नुकसान दिया, वो ख़राब हो गई प्रोडक्ट जल्दी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस प्रोडक्ट ने आपको नुकसान पहुंचाया फॉर इंस्टेंस। ठीक है, वो सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट की आपके जहन में स्टोर होती हैं। बहुत ज़्यादा जो स्कीमास का सोर्स होता है वो तो ऑब्वियसली पर्सनल एक्सपीरियंसेस होती हैं, लेकिन there are other aspects of schemas which are either completely or partially based on the marketing activities. ठीक है, तो बेसिकली schematic memory of a brand is actually the image of the brand, जो हम later on इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, which is stored in your memory. What a person thinks and feel about that particular brand is actually the schematic memory. अब जो अभी हमने बात डिस्कस की about the schemas, ठीक है, वो बहुत हद तक इंटरप्रेट करता है जो हम परसेप्शन बनाते हैं अबाउट, अगर उस प्रोडक्ट का हम उस एड देख रहे हैं या उस प्रोडक्ट को हम किसी रिटेल स्टोर पे बिकता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, या उस प्रोडक्ट की वेरिएशंस आती हैं या उससे मिलती जुलती कोई और प्रोडक्ट आती है और हम कंपेयर कर रहे हैं, और वो जो हमारा परसेप्शन का प्रोसेस जो हमने लास्ट में चैप्टर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, वो परसेप्शंस फॉर्म हो रही हैं विद आवर स्कीमास, एंड ऑब्वियसली उसमें स्कीमास भी होती हैं, उसमें मोटिवेशनल स्टेट्स भी होती हैं, और उसमें आपकी उस टाइम जो आप फीलिंग्स और इमोशंस जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो तीनों चीजें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो हैं जो उसमें असरअंदाज होती हैं। मार्केटर्स कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर्स के स्कीमास को इन्फ्लुएंस किया जाए, ठीक, और यही वजह है कि उनके जो एडवर्टाइजमेंट मैसेज होते हैं उसके अंदर दे ट्राई टू highlight those components of that particular brands जो फायदा पहुंचाएंगे या जो आपकी किसी नीड को फुलफिल करेंगे, ताकि आपका उसके बारे में एक पॉजिटिव इमेज हो। और साथ साथ आपने देखा होगा कि आजकल ये भी एक ट्रेंड निकल गया है कि कस्टमर फीडबैक्स जो है उनको हाईलाइट किया जाता है, स्पेशली जो फेसबुक मार्केटिंग होती है या जो वेबसाइट बेस्ड मार्केटिंग होती है, उस पे जो कंज्यूमर्स के फीडबैक्स है उनको हाईलाइट किया जाता है ताकि एक पॉजिटिव परसेप्शन उस प्रोडक्ट की बने और फिर मेमोरी में जो स्कीमास हैं वो रीबिल्ड हो जाए इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर अबाउट अ सर्टेन प्रोडक्ट। और जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द रेड कलर ऑफ अ बेवरेज जो नहीं चली, क्योंकि रेड कलर को हम आमतौर पे एसोसिएट करते हैं विद कोक। ठीक है, तो वो जो बेवरेज थी, जो कैनेडा ड्राई जिंजर जो एल थी, उसको अपना कलर इसी वजह से चेंज करना पड़ा बिकॉज पीपल हैव ऑलरेडी लर्न के कोक इज ऑफ रेड कलर, और कोक ने इतनी एक्सटेंसिवली और इतनी ओवर द years उसको रेड कलर के साथ एसोसिएट किया है कि नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर, it's not impossible but it seems like impossible कि any other cold drink जो है वो अपने आप को रेड कलर में
कोक के मुकाबले में ले आए। हाँ, अगर वो रेड कलर लेके आएगी, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो कोक का ही जायका रखेगी, तो वो उसका एक तरीकाकार होगा कि वो उसके इमेज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। So this diagram shows a partial schematic memory for a Mountain Dew. As you can see कि ये सारी schematic memory store हुई हुई है in the form of certain nodes and association between the nodes. ठीक है, ये basically एक समझे एक organization of memory है आपके mind में, जिस तरीके से हर चीज, हर कॉन्सेप्ट, इवेंट या फीलिंग्स जो हैं वो नोड्स की सूरत में इस तरह स्टोर होते हैं कि उनके बीच में कोई एसोसिएशन होती है। अच्छा, वो एसोसिएशन किस तरह है? जैसे यू थिंक अबाउट माउंटेन ड्यू। अच्छा, अब आप कहोगे इट इज फन, इट इज ग्रीन, इट इज कूल, इट इज क्रिस्प, यानी उसका जायका जो है वो जरा तेज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कहोगे कि इट इज कार्बोनेटेड। अच्छा, फन है तो पार्टीज में यूज होती है, कूल है तो डिफरेंट लोगों को पसंद है, यंग पीपल उसको पसंद करते हैं। अच्छा, फिर पार्टीज में आप कौन सी पार्टी में गए थे, आपको वो पार्टी याद आ जाएगी। सो मेमोरीज आर इंटरकनेक्टेड विद इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अच्छा, फिर एक्सपीरियंसेस भी साथ आ जाएंगे, फिर उस पार्टी में अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए थे, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक के साथ आपने उसको अटैच कर लिया, क्योंकि म्यूजिक भी फन होता है, माउंटेन ड्यू भी फन है। अच्छा, रिफ्रेशिंग है, लेमनेड भी रिफ्रेशिंग होता है, फिर कोलाज आपके ज़हन में आ गए। सो दिस ऑल इज एक्चुअली हाउ द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। और जैसे जैसे आप उसको एक्सपीरियंस करते जाते हैं, न्यू मेमोरीज आर फॉर्म्ड एंड दे actually not only sometimes they replace the old memories but sometimes they add upon the old memories. तो ओवरऑल जो एक आपका परसेप्शन बनता है किसी भी चीज के बारे में फ्रॉम योर मेमोरी इज हाउ दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन टोटल एड्स अप टू दैट प्रोडक्ट। अगर आपने 100 दफा माउंटेन ड्यू पी है तो देर इज अ चांस कि 100 में से एक दफा माउंटेन ड्यू पीने के बाद आपकी तबीयत खराब होगी, और वो इतनी जबरदस्त तबीयत खराब हुई है कि वो जो 99 दफा आपने पी है वो पीछे रह गई है बात, और जो इमोशंस, जो पेन आपने एक्सपीरियंस किया एक दफा पीने की वजह से, हो सकता है वो ओवरराइड हो गई हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो इतनी इंपॉर्टेंट भी हो सकती है कि वो आपकी फ्लैश बल्ब मेमोरी जो है वो बन गई है, ठीक है। उस सूरत में क्या होगा कि आपका स्कीमा से एकदम से पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा एंड यू कैन हैव अ नेगेटिव इमेज अगेंस्ट माउंटेन ड्यू। वहां पे जो उसके एसोसिएशन विद दैट पेन है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो वी मस्ट एज अ मार्केटर वी मस्ट अंडरस्टैंड कि लोग अपने अंदर चीजों के लिए एसोसिएशन बनाते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपना पास्ट इंफॉर्मेशन, और वो जो आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू योर मार्केटिंग कैंपेन्स, वो भी एड अप करती हैं हाउ यू आर क्रिएटिंग दैट नॉलेज स्ट्रक्चर इन योर मेमोरीज। और ये जो एसोसिएटिव लिंक्स हैं, फिर ये आपस में रिलेट करके किसी भी आइटम को एक कंप्लीट मीनिंग असाइन करते हैं। अच्छा, अब जो एसोसिएटिव लिंक्स है ना, ये वैसे मैंने कहा कि एक दफा आपने पी है तो यू फेल्ट पेन, और 99 दफा आपने पी है तो इट वाज ओके। सो ये एसोसिएटिव लिंक्स ही डिटरमिन करते हैं कि हाउ स्ट्रांगली एंड हाउ डायरेक्टली समथिंग इज associated with a particular node. आपको अगर माउंटेन ड्यू पीते ही तकलीफ बहुत जबरदस्त होनी शुरू हुई, यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, तो हो सकता है एक नया नोड क्रिएट हो, और नोड ऑफ पेन, और वो माउंटेन ड्यू के साथ एसोसिएट हो जाए, और वो नोड इतना स्ट्रांग हो कि बाकी जो प्रीवियस नोड्स हैं उनके लिंक्स वीक हो जाए। समटाइम्स क्या होता है कि जब आपको रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही होती, आप बहुत अरसे कोई ऐड नहीं देखते, या बहुत अरसे आप विजिट नहीं करते रिटेल स्टोर में, यू टेंड टू फॉरगेट द प्रोडक्ट्स, एंड उसकी वजह क्या है कि वो नोड्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाते हैं, और मे बी ओवर द टाइम वो डिसअपियर होते जाए, ठीक है, मे बी ओवर द टाइम वो फेड अवे होते जाए। So that is one of the reasons that marketers spend enormous efforts attempting to develop strong and easily activated link between brands and the desirable products, quality और benefits, ठीक है। और वो हम आगे चल के लर्निंग में देखेंगे कि किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जो है वो प्रोडक्ट और लोगों की एक्सपीरियंसेस के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म मेमोरी का यूज तभी होगा जब आप उसको रिट्रीव करके या वो रिट्रीव होगी और आपकी वर्किंग मेमोरी में जाके आपको कोई बिहेवियर
कंज्यूमर बिहेवियर जैसे हमने कहा, तो कोई परचेज बिहेवियर करवाएगी या कोई डिसीजन मेकिंग करवाएगी। ठीक है, अब जितनी आसानी से कोई मेमोरी रिट्रीव हो जाती है या आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेसिबिलिटी। अब हर दफा जब आप कोई मेमोरी असेस करते हैं या कोई मेमोरी एक्टिवेट होती है, तो उस टाइम जो इंफॉर्मेशनल नोड या नोड्स के दरमियान में जो लिंक है वो स्ट्रेंथन हो जाता है और ज्यादा। ठीक है, और एसेसिबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी और मेमोरी की एनहांस की जा सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिहर्सल, रेपिटेशन एंड एलैबोरेशन। फॉर एग्जांपल, जब अगर मैं आपको कहूं कि जी आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है या कोई सॉफ्ट ड्रिंक अपने माइंड में लाए, तो आई एम क्वाइट श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी थिंकिंग अबाउट कोका कोला। Why Coca-Cola always come to our mind when we think of a soft drink is because we have seen so many ads of that brand. इतनी इंटेंसिव उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि हमारी उस ब्रांड के लिए टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस है। ठीक, और वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है उसका। इन एडिशन, एसेसिबिलिटी रिलेट उस चीज से भी करती है कि आपकी इनकमिंग किसी भी लिंकेज की कितनी स्ट्रेंथ और कितने नंबर्स हैं। जब कोई कॉन्सेप्ट लिंक करता है किसी मेमोरी में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, और उसके मल्टीपल रिट्रीवल पाथवेज बन जाते हैं, यानी वो अब जैसे कोका कोला है, उसकी हम एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट भी है हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ देयर आर सो मेनी पार्टीज जिसके ऊपर हमने कोका कोला पी होगी, देयर आर सो मेनी पीपल जिनके घरों में हमने कोका कोला पी होगी, देयर आर सो मेनी ओकेजन्स जहां पे हमने कोका कोला के मतलब कोका कोला होगी वहां पे और हमारे जहन में रह गए होंगे। एंड व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग देयर आर सो मेनी बिल बोर्ड्स जो हमने कोका कोला के देखे होंगे। सो देयर आर मल्टीपल पाथवेज जिससे कोका कोला, और जितनी दफा मैंने कोका कोला बोली, आई एम श्योर कि वो और ज्यादा आपके माइंड में स्ट्रेंथन होगी। सो मे बी इनडायरेक्टली आई एम आल्सो डूइंग अ मार्केटिंग ऑफ कोका कोला। सो क्लियरली marketers, they always desire a strong and direct linkages between their brand and the critical product features. Coca-Cola is fun, Coca-Cola is refreshing, Coca-Cola is cool, Coca-Cola is on parties. इतनी associations create हो जाती हैं उसके features के साथ कि आपके जो mind में nodes और nodes के दरमियान linkages हैं वो strong हो जाते हैं और retrieval जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब ये भी ज़हन में रखें कि LTM से कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, LTM मींस लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव और मैकेनिकल टास्क। ये किसी मशीन की तरह नहीं हो रहा। यहाँ पे हमें क्यूज चाहिए होते हैं, यहाँ पे हमें कोई ना कोई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे जहन में वो चीज आए। अब आप जब कोई मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं बेस्ड अपॉन योर लिमिटेड नॉलेज, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यू नीड सम सम क्यू, ठीक है, और वो क्यू मिलते ही आपके जहन में मेमोरी आ जाती है। सो जब समर्स हैं तो हमारे जहन में सॉफ्ट ड्रिंक टू सर्व द गेस्ट आएगी, ठीक है, आपको किसी ने फोन किया कि आई एम कमिंग ओवर, आप देखेंगे जी सॉफ्ट ड्रिंक पड़ी है कि नहीं पड़ी, दैट्स अ क्यू फॉर यू, and immediately Coca-Cola will jump into your mind if you are a Coca-Cola fan. Otherwise you can be a Pepsi fan as well. कुछ होंगे लोग जो पेप्सी को पसंद करते हैं, और with their pricing strategies गौरमे ने भी काफी मार्केट कैप्चर किया है। पीपल आर एक्चुअली यूजिंग गौरमे एंड आई हैव सीन कि वो जी गौरमे कोला टेस्ट भी उसका सही है, ठीक है, गौरमे के ऊपर लोगों का एक वैसे भी उसके स्कीमास बड़े पॉजिटिव स्कीमास लोगों के बने हुए हैं टुवर्ड्स द गौरमे। उसकी मार्केट सैचुरेशन भी काफी ज्यादा है, यानी कि मार्केट के अंदर उस मार्केट पेनिट्रेशन भी काफी ज्यादा है, ठीक है, तो ये भी एक उसमें और भी फैक्टर्स पार्ट प्ले कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जी सिर्फ कोक है तो कोक ही चलेगी, और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं एंड दे हैव देयर ओन मार्केट, they have their own percentage of market penetrations. फिर रिट्रीविंग लॉन्ग टर्म मेमोरीज में एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। एक्सप्लिसिट मेमोरीज वो होती हैं कि जो कॉन्शियसली आप रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, जो आप जिनको आप जानते हैं, जहन में स्टोर हैं, आप उनको एग्जैक्टली रिमेंबर करते हैं और रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, और दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर कॉलिंग अ ट्रेडिशनल मेमोरी रिकॉल।
जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं और ये लेक्चर जो है इसको आप सुनने के बाद इसको रीड आउट करेंगे एंड यू विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स एंड देन व्हेन यू विल बी इन एग्जाम्स यू विल बी रिकॉलिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन दैट इज टोल्ड टू यू, सो वो एक्सप्लिसिट मेमोरी और उसके रिकॉल होता है। इन कंट्रास्ट एक इम्प्लिसिट मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी होता है विच इज एक्चुअली अ नॉन कॉन्शियस रिट्रीवल ऑफ प्रीवियसली एनकाउंटर्ड स्टिमुलाई। अच्छा, अब ये इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है? इट इज बेसिकली जस्ट इमेजिन यू have a sense of familiarity or you have a feeling about something, or when you encountered a product आपके set of beliefs जो है वो automatically activate हो जाते हैं या आपके built in schemas इस तरीके से activate हो जाते हैं कि without your conscious awareness you are making a decision based upon something that is already stored in your memory। ठीक है, और implicit memory का बहुत हद तक आपकी automatic purchase decision पे, जैसे अगर हम कहें लक्स, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि लक्स इतने अरसे से हमारे साथ है, इतना पुराना ब्रांड है कि ऑटोमेटिकली वी हैव अ सेट ऑफ स्कीमा फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। ठीक है, और पिछले 40-50 साल से लक्स जो है हमारी जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर हो रहा है, सो वी हैव अ पॉजिटिव इमेज टुवर्ड्स लक्स बिकॉज ऑफ दैट। वो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी में अब स्टोर हुआ है। और जिस तरह जो मार्केटर्स हैं वो कामयाब हो जाते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर स्टोर कर ले कि विदाउट अ कॉन्शियस एफर्ट आपको जब वो स्टिमुलाई मिले, वो ब्रांड नजर आए या उस ब्रांड के लिए आप कोई और ब्रांड या कोई भी ब्रांड देखें तो आप उस ब्रांड के बारे में सोचें। ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्लिसिट मेमोरी। ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी में ज्यादा यही होगा कि आप उसके कोई ब्रांड है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखेंगे, उसके फीचर्स को देखेंगे, उसके बारे में आप एफर्ट लगा के सोचेंगे। इम्प्लिसिट मेमोरी में ये होगा कि आपको कोई क्यू मिलेगा, कोई ब्रांड चीज नजर आएगी और विदाउट योर कॉन्शियस अवेयरनेस आपकी परफॉर्मेंस और बिहेवियर्स टुवर्ड्स दैट ब्रांड होती जाएगी। So we described learning as a change in the content or organization of a long-term memory or behavior. Similarly, we described LTM or long-term memory as schemas or association networks in which different nodes are connected to each other and you have a biased opinion of something, right? For example, you have put your own emotions and your own experience into your memories. So now the next question is that how do people learn these associations, कि किस तरीके से हमारे माइंड में किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में ये एसोसिएशंस जो हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है, कैसे कंज्यूमर्स को पता चले कि मेट्रो के ऊपर जो है सेल लगी हुई है या वहाँ पे प्राइसेस आमतौर पे लो होती हैं, या कारेफोर में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदे तो यहाँ से ये लो प्राइस की मिलती है, या कोका कोला का जो टेस्ट है इट इज़ बेटर देन पेप्सी। अगर हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें तो हमें पता चलेगा कि लोग डिफरेंट वेज से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स द चॉइस ऑफ द पर्सन। अगर किसी ने कार खरीदनी है तो इट इज़ अ वेरी इंटेंस एंड फोकस्ड अटेंशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, और वो इसलिए इतना ज़्यादा फोकस अटेंशन प्रोसेसिंग होती है कि उसकी आउटकम्स जो हैं वो इट इज़ अ बिग डिसीजन। ठीक, अच्छा, अब किसी ने कोई ग्रॉसरी खरीदनी है, ठीक है, वो उसके आउटकम्स और तरीके से होंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ग्रॉसरी इज अ समथिंग जिसके ऊपर उसको ज़्यादा फोकस अटेंशन करनी पड़ती है बिकॉज ही और शी में बी अ शेफ जिसको ऐसी चीज़ें बनानी है जो लोग उसके टेस्ट को पसंद करें, उससे टेस्ट रिलेटेड आउटकम जो हैं वो ज़्यादा उसके लिए मानी रखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है हाई इन्वॉल्वमेंट लर्निंग सिचुएशन एंड लो इन्वॉल्वमेंट लर्निंग सिचुएशन। So, as the name suggests, high involvement learning situation, ठीक है, वो होती है जिसके अंदर कंज्यूमर ज्यादा मोटिवेटेड होता है टू लर्न समथिंग और ज्यादा मोटिवेटेड होता है टू प्रोसेस अ मटेरियल। ठीक, अब जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि कंज्यूमर में बी मेकिंग अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट परसेप्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड जो लो इन्वॉल्वमेंट लर्निंग सिचुएशन होती है वहां पे लिटल और टू नो मोटिवेशन टू प्रोसेस और लर्न द मटेरियल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर एक टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा है और वहां पे इंटरप्शन आता है, कमर्शियल ब्रेक आती है और एक ऐसा कमर्शियल आता है, एक ऐसे प्रोडक्ट का कमर्शियल आता है जो उस टाइम वो यूज नहीं कर रहा या कर रही या उसको डिजायर नहीं है उसको यूज करने की, सो दैट इज अ लो इन्वॉल्वमेंट कॉन्टेक्स्ट। ही और मे शी मे स्किप दैट कमर्शियल। ठीक है, और वो उसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देगा। बट इंटरेस्टिंगली बहुत सारी कंज्यूमर लर्निंग लो इन्वॉल्वमेंट कॉन्टेक्स्ट में भी होती है, और यहीं पे तो चैलेंज है सारा का सारा मार्केटर्स कि वो लो इन्वॉल्वमेंट जो लर्निंग सिचुएशन है उसको किस तरीके से हाई इन्वॉल्वमेंट की तरफ लेके जाए या उस सिचुएशन में किस तरीके से कंज्यूमर की लर्निंग कराए। एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू दिस पर्टिकुलर इमेज, ठीक है, ये एक चार्ट सा बना हुआ है जिसमें हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन है लेफ्ट साइड पे, लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजन है राइट साइड पे। अच्छा, रेपिटेटिव परचेज है और इनफ्रीक्वेंट परचेज है। अब रेपिटेटिव परचेज एक ऐसी चीजें होती हैं कि जो आप बार बार खरीदते हैं बट दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, और लो इन्वॉल्वमेंट वो सिचुएशंस हैं जो आप बार बार खरीदते तो हैं बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू। उसके बाद हाई इन्वॉल्वमेंट में इनफ्रीक्वेंट परचेज की चीज़ें भी आती हैं जो थोड़ी महंगी होती हैं, कभी कभी आपने खरीदनी होती हैं। और फिर लो इन्वॉल्वमेंट में भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपने खरीदनी तो कभी कभी होती हैं बट दे मे नॉट बी दैट इम्पोर्टेंट कि आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम या उसके ऊपर इतने ज़्यादा अपना एफर्ट स्पेंड करें। So as you can see in this particular, these are two ads, right? On the left hand side is ad of I'm not sure what is kind of the product, right? It's a weight loss product maybe, right? And on the right hand side are probably some cookies. ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का एड है इट assumes कि consumers have high involvement, और जो राइट साइड वाला एड है इट इज फॉर दोज कंज्यूमर्स हु हैव लो इन्वॉल्वमेंट। ये कैसे पता चला? जस्ट सी द डिटेल्स इन द एड। अब जिसकी हाई इन्वॉल्वमेंट होगी वही जो आपके सामने एड या पम्फलेट जो आ रहा है उसको बहुत डिटेल में पढ़ेगा। ठीक है, और क्यों? क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट पॉसिबल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हेल्थ से रिलेटेड है, और इट इज जैसे हमने देखा कि इसकी परचेज जो है हो सकता है फ्रीक्वेंट परचेज हो बट इट्स 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 हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज। अब राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जिसकी फ्रीक्वेंट परचेज होगी बट इट इज नॉट हाई इन्वॉल्वमेंट, टेस्ट से रिलेटेड चीज है। अब यहाँ पे किस्म के ऑडियंस को ज्यूम किया गया है जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो लो है, लेकिन यू नीड योर कंज्यूमर्स टू लर्न दैट। So basically, level of involvement is a very important determinant of how the material is learned. And now we are going to discuss some particular theories कि किस तरीके से एक मार्केटर जो है वो कंज्यूमर्स को लर्निंग करवा सकता है अबाउट देयर प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि आप ये देखें कि लेवल ऑफ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केटर को जज पहले करनी होती है और उसके बाद ऐसी एड कैंपेन्स बनानी होती हैं कि उस सिचुएशन के हिसाब से आपका कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट के बारे में लर्न करे ज़्यादा से ज़्यादा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आई थिंक 5 theories: classical, operant, iconic, rote, vicarious modeling and reasoning analogy. 5 theories of learning, right? The first two theories are basically under the conditioning learning approach, whereas the last three are under the cognitive learning approach. ये जो conditioning learning approach है ये इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करती कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि बंदे का बिहेवियर एक स्पेसिफिक तरीके से किस तरीके से चेंज किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लेकिन ये जो आखिरी 3 अप्रोच हैं जो कॉग्निटिव हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू अवर थॉट प्रोसेस। ये इस चीज़ को ज्यूम करती है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से हमारे पर्टिकुलर
लर्निंग स्टाइल के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अच्छा, अब जैसे आप देख सकते हैं, जो लो इन्वॉल्वमेंट लर्निंग सिचुएशंस होंगी उसमें जो ज़्यादा स्पेसिफिकली कंडीशनिंग अप्रोच जो है उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, जैसे ये लाइन जो आप देख रहे हैं इट इज़ नॉट डॉटेड लाइन, ठीक है, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होती है जो लो इन्वॉल्वमेंट लर्निंग सिचुएशन है। सिमिलरली जो लो इन्वॉल्वमेंट लर्निंग सिचुएशन, अगर आप कॉग्निटिव अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आइकॉनिक रोट और विकेरियस मॉडलिंग जो है दैट इज़ वन ऑफ द वे जिससे लर्निंग ज़्यादा यूज़ हो सकती है। अगर सिचुएशन हाई इन्वॉल्वमेंट लर्निंग की है विच इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यू कैन सी दैट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ बेटर चॉइस। सिमिलरली अगर हाई इन्वॉल्वमेंट लर्निंग सिचुएशन है तो उसमें कॉग्निटिव अगर आप अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं तो अगेन विकेरियस मॉडलिंग, which shows that vicarious modeling is used for both types of situations, and reasoning slash analogy जो है that is one of the approach that can be used in this situation. So let us discuss these learning theories one by one and see how we can implement them or use them in our marketing strategies and product positioning. To start with, see, focus on all these images. Do you imagine that one of these images odd? Of course, the apple that is in the middle, right? लेकिन अब इंटरेस्टिंगली हमारी लर्निंग ने हमें ये बताया कि इस एप्पल के अलावा जो बाकी 4 चीजें हैं वो खाने से रिलेटेड हैं, और ये जो एप्पल एग्जैक्टली जहाँ पे बना हुआ है इट हैज नथिंग टू डू विद द फूड। तो ये हमने कैसे लर्न किया? ऑब्वियसली ओवर द टाइम विद एक्सपीरियंस। अब आपको वो 4 इमेजेस देख के एक भूख का, एक हंगर का एहसास होगा, एक फीलिंग होगी जो आपकी हंगर की नीड से रिलेटेड है। बट ये जो दरमियान वाला एप्पल है, इसको आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको इस एप्पल को देख के कोई भूख का एहसास हो रहा है या कोई हंगर का एहसास हो रहा है, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट, इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग that is exactly not an eatable thing but a technology related thing, as you can see। ठीक है, तो ये है जो लर्निंग मार्केटर्स जिसको यूज कर रहे हैं। और हमने जैसे लोगो का कॉन्सेप्ट भी अपने लास्ट लेक्चर में परसेप्शन में डिस्कस किया था कि लोगोस किस तरीके से आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है और फिर आपको उनकी क्या खासियत होती है कि वो लोगोस आपको अट्रैक्ट करते हैं एंड यू आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ब्रांड। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि किस तरह डिफरेंट लर्निंग थेरीज को यूज करके मार्केटर्स या तो हाई इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन है या लो इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन है, वो अपने मार्केट की जो ब्रांड इमेज है या उसके जो पॉजिटिव स्कीमाज हैं वो किसी भी कंज्यूमर के माइंड में पैदा कर सकते हैं या उनको बना सकते हैं। Classical conditioning is a very old technique of making someone learn something so that we can associate it with something that you already have learned. वो कैसे? अगर पहले हम इसकी definition देखते हैं and then we will discuss it in a different manner with examples, of course. Classical conditioning is the process of using an established relationship with one stimulus and response to bring about the learning of the same response to a different stimulus. यानी कि आप म्यूजिक सुनते हैं, यू लाइक द म्यूजिक, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूजिक, ठीक है, और फिर आपको उसको सुन के एक पॉजिटिव फीलिंग होती है। अब आप क्या करें कि आप उस म्यूजिक को अटैच कर दें एक ऐसी चीज की तरफ जिस पे आप पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, ठीक है, और फिर क्या होगा कि अब नेक्स्ट टाइम जब आपने उसके साथ अटैच कर दिया तो अब जब भी वो चीज आपके सामने आएगी आप उसकी तरफ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है मेरी बात आपको सही तरीके से समझ ना आए, तो लेट्स डीपली एक्सप्लोर के जी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग को समझने के लिए बेसिकली वी नीड टू गो बैक टू द ओरिजिनल सोर्स के जी ये क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पता कैसे चला। ठीक है, Ivan Pavlov was a famous Russian physiologist। बेसिकली वो एक डॉक्टर था जो स्टडी कर रहा था ऑन डाइजेशन इन डॉग्स, बेसिकली डॉग्स पे वो स्टडी कर रहा था। अच्छा, अब उसने क्या किया कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सीडेंटली उसने ये नोटिस किया
कि जब भी डॉग्स के पास फूड लाया जाता था, ठीक है, दे स्टार्टेड टू सेलिवेट, यानी कि जैसे कहते हैं ना, थूक निकलना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो भूख देख के, वो खाना देख के एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स था कि उनका सलाइवा जो है वो इमिट होना शुरू हो जाता था। अच्छा, फिर उसने क्या किया कि उसने जब भी वो खाना लेके आया, एज वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, तो जैसे ही वो खाना लेके आए, वो खाने के साथ एक बेल बजा दे। अच्छा, अब यहां पे समझने वाली क्या बात है, खाने के ऊपर जो रिस्पॉन्स होता था वो सिलाइवा का होता था, ठीक है। तो इसका मतलब है जो खाना था दैट वाज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि विदाउट एनी कंडीशन, एक ऐसा स्टिमुलस जिसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स होता है विच इज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। लेकिन जब पहले बेल बजाते थे, सिर्फ बेल बजाई, तो कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स, ठीक है। डॉग्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट बेल। क्यों? बिकॉज वो कोई, उनको उसमें कोई मोटिवेशन नहीं नजर आ रही, कोई अट्रैक्शन नहीं नजर आ रही, दे आर नॉट श्योर ये बेल क्यों है। लेकिन मीट इज समथिंग, जो खाना है उसकी तरफ उनका एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सिलाइवा का एक आ रहा है। अब प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग शुरू हुई। प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग में क्या किया गया कि मीट जैसे खाना लाया गया कुत्तों के सामने, साथ ही बेल भी बजा दी गई, और इस प्रोसेस को दोहराया गया, बार बार दोहराया गया, दोहराया गया, दोहराया गया, अनटिल और अनलेस क्या हुआ कि अब आप मीट नहीं लेके आए, आपने सिर्फ बेल बजाई, तो क्या हुआ कि डॉग्स का सिलाइवा निकलना शुरू हो गया। तो हुआ क्या कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, जिसकी तरफ पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं था, उस न्यूट्रल स्टिमुलस को आपने कंडीशन स्टिमुलस में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसके बाद जो डॉग्स का जो सलाइवा जब सिर्फ बेल की वजह से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। जस्ट टू रिपीट इट सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट, पहले तो अनरिलेटेड स्टिमुलाई थे। यू नो व्हाट इज अ स्टिमुलाई? एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट which is actually captured by our senses, right? हमने लास्ट चैप्टर में भी स्टिमुलाई की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि स्टिमुलाई जो परसेप्शन होती है, उससे पहले जो हमारा सेंसेशन होता है, हम जो सेंसेस से चीज को कैप्चर करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई होनी चाहिए। अब रिंगिंग ऑफ अ बेल was a separate stimuli, meat is a separate stimuli. Bell was previously a neutral stimuli. क्यों? क्योंकि बेल बजाने पे कुत्ते को कोई रिस्पॉन्स नहीं था, he doesn't know what is a bell, ठीक है। मीट क्या है? मीट वॉज एन अनकंडीशनल स्टिमुलाई, जिसमें एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, उस मीट की वजह से कुत्ते को भूख लगती है, सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज बेसिकली समथिंग जो नेचुरली जिसकी तरफ रिस्पॉन्ड करता है। तो मीट वॉज एन अनकंडीशनल स्टिमुलाई, और सलाइवा जो उसका रिस्पॉन्स था, दैट वॉज एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग का प्रोसेस जो जाहिर है मार्केटर्स भी यूज करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह यूज करते हैं, वो एक लर्निंग का प्रोसेस है। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ कि मीट और बेल ये इकट्ठे लाए गए, यानी मीट दिया गया, प्रेजेंट किया गया डॉग्स के सामने, और साथ ही बेल बजा दी गई। तो एक एसोसिएशन क्रिएट कर दी बिटवीन अ कंडीशनल अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अ न्यूट्रल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? मीट। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? बेल। अनकंडीशनल स्टिमुलस में कौन सा रिस्पॉन्स आता है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक होता है वो, उसमें कोई अभी लर्निंग या पहले से वो प्रोसेस लर्निंग का हुआ होता है, या बिल्ट इन बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसके जरिए वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता है। Once the conditioning is done, so after conditioning which means after learning, अब क्या होता है कि अगर सिर्फ बेल भी बजाई जाए तो the dog will start to salivate, और वो एक conditioned response बन जाता है। अब very interestingly हम ये देखते हैं कि ये चीज मार्केटिंग में कैसे इस्तेमाल होती है। One of very basic example that I can quote it, of course it's not much related to our country or culture, but you can also uh,
understand this example in the context of our celebrations, like ईद के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि बिफोर कंडीशनिंग जो क्रिसमस का इवेंट है वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, क्योंकि जो बच्चा उस माशरे में पैदा होता है जहाँ पे क्रिसमस मनाई जाती है, वो पैदा होते ही से उसको पता है कि इट इज अ फेस्टिव और सेलिब्रेशन इवेंट। ठीक है, अब उस इवेंट में या वो जो आप कहें जो वो क्रिसमस का जो सेंटा उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स ऑफ हैप्पीनेस, इमोशन, एक्साइटमेंट, फैमिली गैदरिंग, वो रिस्पॉन्सेस ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं। यानी क्रिसमस की इमेज को आप उस रिस्पॉन्स के साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, अब समझे बिफोर कंडीशनिंग योर प्रोडक्ट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। ऑब्वियसली अब ये जो कोका कोला है एक न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं रही, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अभी एडवर्टीजमेंट से पहले यू जस्ट इमेजिन कि आपकी प्रोडक्ट कोका कोला इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, सो उसमें क्या कंडीशन रिस्पॉन्स, कोई कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, देयर इज नो रिस्पॉन्स एट ऑल, इमोशंस नन है। नाउ जस्ट अटैच और एसोसिएट योर प्रोडक्ट विद द क्रिसमस। तो जब आपने उसको क्रिसमस के साथ अटैच किया, व्हाट यू गेट इज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। कोका कोला क्रिसमस, कोका कोला क्रिसमस, बहुत सारे एड्स बनाए। इसी तरह कोका कोला रमजान, कोका कोला ईद, कोका कोला इवेंट, कोका कोला जश्न आजादी। आपने वो सारे जो आपके प्रीवियसली अनकंडीशनड स्टिमुलस थे जिसपे ऑटोमेटिकली लोग रिस्पॉन्स करते थे, उसके साथ आपने कोका कोला को अटैच कर दिया। अब क्या है, आफ्टर कंडीशनिंग कोका कोला इज नाउ अ कंडीशन स्टिमुलस। अब कोका कोला आपको मार्केट में नजर आएगी, आप शॉपिंग करने जाएंगे, कोका कोला के बिल बोर्ड्स देखेंगे, यू गेट कंडीशन टू इट, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, पॉजिटिव इमोशंस, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग occurs. With this concept of classical conditioning, you will also understand why different brands acquire or hire those famous models or actors which have already they who are famous at that particular time. ठीक है, जैसे आपको पता है कि अर्तगल जो है उसने एक बहुत फेम हासिल किया, बहुत सारे ब्रांड्स ने जो उसकी हीरोइन है इजरा आई थिंक उसका नाम है, उसको क्यों इंगेज किया, बिकॉज ऑलरेडी वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस की हैसियत हासिल कर चुकी थी। उसको देखते ही एक पॉजिटिव फीलिंग, एक there are different responses of different people regarding that particular drama, लेकिन ओवरऑल अर्तगल ड्रामे ने बड़ी फेम हासिल की। ठीक है, और उसके किरदार को सराहा गया, न्यू फेस था, लोगों ने उसको आइडलाइज करना शुरू कर दिया। तो अब जैज को हम अज्यूम करें कि अगर उसके कहा कि जी इसका न्यूट्रल स्टिमुलस, तो उसको जैज के साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक है, और ये बहुत सारे ब्रांड्स इसी वजह से डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट मॉडल्स को हायर करते हैं, डिफरेंट एक्टर्स को हायर करते हैं, बिकॉज दोज एक्टर्स आर ऑलरेडी गिविंग यू अ पॉजिटिव फीलिंग एंड यू आर एसोसिएटिंग, एक्चुअली यू आर कंडीशनिंग योर व्यूअर्स फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो अब होता ये है कि वो अनकंडीशनल स्टिमुलस जो आप एज अ मॉडल अपने एड्स में लेके आए हैं, उसके साथ अपना ब्रांड एज अ न्यूट्रल स्टिमुलस अटैच करते हैं। विद द टाइम आपका जो वो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, और जो आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस आपको एक पॉजिटिव फीलिंग देता था या आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता था या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, अब ऑटोमेटिकली आप उस ब्रांड या प्रोडक्ट की तरफ भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। The concept of classical conditioning is heavily used in advertisement, in marketing, and it has been there for quite some time. So classical conditioning can actually positively influence a brand's feeling and beliefs, right? And as we see, this is important because we can always get a positive attitude towards a particular brand, और attitudes इसलिए important होते हैं कि attitudes आपके behavior से बहुत ज़्यादा close होते हैं, जैसे हम अभी later chapters में discuss भी करेंगे the concept of attitudes।
ठीक है। अब उसमें ये होता है कि एडवर्टीजमेंट दैट हैज अ पॉजिटिव फीचर्स सच एज द एड दैट क्रिएट्स एंजॉयमेंट इन द पर्सन एक्सपोज्ड टू इट। अब constantly you are advertising a product on an exciting sports program may result in the product itself generating an excitement response. The enjoyable ad serves as the unconditional stimulus because humor है, enjoy कर रहे हैं, excited हो रहे हैं, आपका adrenaline बढ़ रहा है, you are basically enjoying that ad, ठीक है। वो एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है एंजॉयमेंट, और लेटर ऑन उस प्रोडक्ट का जो है वो उसके साथ एक कंडीशनल रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। अफेक्टिव कंडीशनिंग क्या होता है? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ और फीलिंग्स फ्रॉम वन सेट ऑफ आइटम टू अनदर। यहाँ पे इमोशंस भी ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे हमने एक्साइटमेंट की बात की है। सो इफ यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट विद थिंग्स द पब्लिक एसोसिएट विद पॉजिटिवली, obviously it will sell better. And this is function of a marketer to associate a product or services with a favorable emotional state. So here we end the part 1 of our lecture, that is learning, memory and product positioning, and then we will continue with operant conditioning and other theories of learning in part 2, and also the concept of product positioning, how it can be applied with learning and memory.